हेलो एवरीबॉडी, आप लोगों का ऑनलाइन व्यवस्था के तहत एग्री जीपीवी में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज सिंह आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल, मृदा का परिचय। मृदा का परिचय क्या है, इसके विषय में हम आप चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं भाई कि इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल है क्या, या कह सकते हैं कि मृदा का परिचय क्या है, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल, या इसे हिंदी में कहते हैं मृदा का परिचय। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम मृदा या सॉइल की जब बात करते हैं, अगर हम सॉइल को अलग अलग भागों में डिवाइड करें, जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, आप रीजनिंग जीके चीजों को पढ़ते हैं तो आप किसी एक एक को अलग अलग डिफाइन करते हैं। जैसे अब हम अगर यहाँ पे कहें कि सॉइल क्या है, तो सॉइल को अगर हम अलग अलग तरीके से डिफाइन करना सोचें तो हम कैसे कर सकते हैं, इस पे देखते हैं। फिर एक छोटा सा आपको मैं बैकग्राउंड पीछे ले जाऊंगा, थोड़ा सा इसकी एक कहानी के थ्रू आपको बताऊंगा कि सॉइल का निर्माण आखिर में कैसे होता है और क्यों इसको सॉइल कहा जाता है। उससे पहले हम एक चीज ये देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसको अलग अलग हम इस्तेमाल में लेते हैं। आप जानते हैं कि जो सॉइल होता है, सॉइल को हम सॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल कहते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है आत्मा। क्या होता है? आत्मा होता है। और इसके बाद ऑफ का हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है? इन्फिनिट लाइफ। इन्फिनिट लाइफ, यल हो जाता है क्या? लाइफ। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि हमारे जीवन, जो हमारी जीवन है, जो हमारी मिट्टी है, यह मिट्टी का जो ये कह सकते हैं कि जहां पे जीवन प्रारंभ हुआ, जहां पे श्वसन हो सकता है। अगर श्वसन है, जीवन है, तो आत्मा है, और वह आत्मा, जीवन, इन सबको एक जगह समेट दीजिए, एक जगह रख दीजिए, वही आपकी मिट्टी है। हमारी शरीर, जैसे हम अपने वेदों में पढ़ते हैं कि हमारी शरीर का निर्माण जो हुआ है वह 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। उसमें से एक आपकी धरातल इन मिट्टी को भी रखा जाता है। तो वही है, इनके आधार पे हम बात करते हैं। अगर आध्यात्मिक रूप से बात करते हैं, हम फिर एक छोटी सी चर्चा करना चाहेंगे आपसे कि किस प्रकार से इसको हम मिट्टी को या पृथ्वी को अगर हमको बताना हो या देखना हो तो हम कैसे बताएंगे कि ये मिट्टी है और इसका निर्माण कैसे हुआ, कैसे इसमें जीवन की उत्पत्ति हुई। तो आप लोग अगर बायो के स्टूडेंट होंगे तो संभवतः ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़े होंगे। एआई ओपेरियन का सिद्धांत था, जिसको लैब में एस्ट्रे मिलर ने अपने प्रयोगशाला में सिद्ध किया था कि किस प्रकार से उसकी जीवन की उत्पत्ति हुई थी। उससे पहले अभी बहुत खासे चर्चा में है, आप लोग सुने होंगे ब्लैक होल, कि हमारी पृथ्वी, सूर्य, ये सब उसी में हो सकता है समा जाए। तो समा जाने का मेन पर्पज हुआ है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका निर्माण भी इसी प्रकार से होता है। और निर्माण कैसे हुआ है इसको देखेंगे। जैसे जब बिग बैंग थियरी की बात कही जाती है, महाविस्फोट की बात कही जाती है, तो बताया जाता है कि एक मटर के दाने के बराबर जो है परमाणु का विस्फोट होने से, देखो इस ब्रह्मांड में, मैं पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं है जो कि लिक्विड, ठोस और गैस में कन्वर्ट न किया जा सके। विस्फोट होने के बाद ये गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, और जब कन्वर्ट होती है तो इनका सिकुड़ना या एक दूसरे से मिलना कैसे प्रारंभ होता है। आप जानते हैं कि जब इसका विस्फोट होता है तो ये छोटे छोटे भागों में या गैसीय रूप में या द्रव के रूप में हम कह सकते हैं कि हमारे पूरे अनंत अंतरिक्ष में फैल जाती है। फैल जाने के बाद जितने भी ये पार्टिकल्स थे, ये सभी पार्टिकल्स को की जो डेंसिटी कही जा सकती है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो गुरुत्वीय क्षेत्र था या उसका जो जी का मान था, वो अलग अलग पार्टिकल्स के अलग अलग प्रकार के थे। अब हुआ क्या कि जैसे यह आपकी एक सपोज दैट हम मान लेते हैं कि आपका सौर्य है, जो कि तारे
का निर्माण होता है, गैसीय गैसों के मिलने के उपरांत इन तारों का निर्माण होता है, और इन्हीं तारों के निर्माण से जो है हम ये कहते हैं कि हमारा सूर्य, क्योंकि सूर्य के विषय में आप जानते हैं कि नाभिकीय संलयन से ही हमको ऊर्जा उससे मिलती है। तो यहाँ पे गैसों का एक समीकरण बना और वहां पे सूर्य का निर्माण हुआ। इस सूर्य के साथ साथ कई ऐसे ग्रह जो सूर्य का चक्कर करने वाले मिल गए, तो उसमें से आपके तीसरे नंबर पे अर्थ यानी पृथ्वी थी। इस पृथ्वी का जब यहाँ पे एक छोटा सा बिंदु था जिसकी ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल इतना स्ट्रांग था, अन्य मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, वहां पे उपस्थित जो पृथ्वी के कंपैरिजन की मैं बात कर रहा हूं कि पृथ्वी के कंपैरिजन के आधार पर देखा जाए तो जो यहां पे और पार्टिकल्स थे वो आकर के यहां पे चिपकना शुरू कर दिए। कोई भी चीज होगी अगर एक मजबूत है और दूसरा थोड़ा सा भी हल्का है तो अपनी तरफ वो आप उसको क्या करता है, खींच लेता है। तो स्वाभाविक चीज है, जैसे अगर दो लोग बचपन में हम लोग एक खेल खेलते थे जो हाथ पकड़ के एक दूसरे को खींचने वाला काम करते थे, तो होता यही था कि जो आदमी मजबूत था वो दूसरे बच्चे को खींच लेता था अपनी तरफ। वही सेम चीज आपका जो है ग्रेविटी का काम है, गुरुत्वाकर्षण का काम है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचना प्रारंभ कर दिया। जब पृथ्वी को खींचना, अन्य पार्टिकल्स को खींचना प्रारंभ किया, तब यहां पे आपके पृथ्वी का निर्माण हुआ। क्या हुआ? पृथ्वी का निर्माण। और यह करोड़ों वर्षों तक चलता रहा। ऐसा नहीं है कि 2-4 साल, 2-4 100 साल के अंतर्गत या हजारों साल की बात रही होगी कि इसमें करके हम अपनी पृथ्वी का निर्माण कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। करोड़ों वर्ष चला और यह पृथ्वी कई बार कई रूपों में कन्वर्ट हुआ। जैसे हम बचपन की किताबों में बचपन में पढ़ते हैं कि ये आपका आग के गोले के समान था। आग के गोले के समान के बाद ये पूरे बर्फीले कंडीशन पे हुए, फिर ये पिघले और पिघलने के बाद स्थिति यह बन गई कि आपके पूरे पृथ्वी पर अच्छा, इससे पहले मैं और एक चीज बताऊंगा, कुछ रासायनिक क्रियाएं जो पृथ्वी के अंदर हुई। कैसे हुई? ये पृथ्वी आप जानते हैं कि ये अपने अक्ष पे राउंड करती है, साथ में इसकी परिक्रमा करती है, सूर्य की भी करती है। कोई भी वस्तु आप अपने हिसाब से जान लेना, जब वो अपने अक्ष पे घूमेगी तो निश्चित रूप से उसमें देखेंगे, जैसे कटोरा ले लेना और कटोरे में 2 प्रकार के पार्टिकल्स डाल देना, कण डाल देना, एक भारी हो और एक हल्की हो, और उसे राउंड करिएगा तो आप देखेंगे जो हल्का होता है वो धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलता है और जो भारी होते हैं वो सेंटर की तरफ आना प्रारंभ कर देते हैं। अब यहां पे उपस्थित आपकी जो ये पूरी पृथ्वी है, एक हिंदी में पूछा जाता है क्वेश्चन अक्सर, रत्न गर्भा किसे कहते हैं? तो जो आपकी पृथ्वी है ये रत्न गर्भा इसलिए बताई जाती है क्योंकि यहाँ पे रत्नों का बहुत सारा भंडार है। अभी तक जिनकी जानकारी हो चुकी है और या जिनकी जानकारी अभी बाकी है, सब इसमें ही निहित है, इसमें दो राय नहीं है। केमिस्ट्री के आधार पर देखा जाए तो आपकी पूरी पृथ्वी रसायनों का एक समूह है, एक ग्रुप है। ये आपस में संयुक्त होकर के, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल, अगर बायो के लड़के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा सेल से क्या बनता है भाई। सेल से जो है आपका टिश्यू, सेल पहले सेल बना, सेल जब इकट्ठा होते हैं तो क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू से फिर क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं, और फिर ऑर्गन से क्या बनता है? शरीर बनता है। इसी प्रकार से आपके जो केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स आपस में एग्रीगेट होते इस पूरे एक एक पार्टिकल्स का निर्माण करते हैं। आगे चल के आपको जो आपका कोलॉइड्स का चैप्टर होगा उसमें ये बताया भी जाएगा कि किस प्रकार से पार्टिकल्स, यही आपके रसायन आपस में जुड़ करके मृदा का निर्माण करते हैं, या खनिज का निर्माण करते हैं, या फिर ये पूरी पृथ्वी का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं इसमें चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अपने अक्ष पे घूम रही थी, और यहाँ पे उपस्थित क्या था भाई? उपस्थिति की अगर हम बात करें तो उपस्थिति में अगर देखा जाए तो वही रसायन थे। और रसायन कौन से थे? मान लीजिए पृथ्वी है आपकी, और इस पृथ्वी में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। फिलहाल अभी तक है तो बहुत, लेकिन अब यहां पे हमारे इस चार्ट से मैं अपना काम चला लूंगा, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए। अब इस चार्ट से मैं काम चला लूंगा। तो इसमें करते क्या है कि जब ये राउंड कर रही थी तो राउंड करने पर जब हल्की धातुएं जो थी, हल्के जो पार्टिकल्स थे वो बाहर की तरफ निकले, तो जब निकले तो यहां से कौन कौन आया बाहर? बाहर आ गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन, इतने 4 आए बाहर। अब जब यहां पे बाहर आते हैं तो नाइट्रोजन का उतना यूज है नहीं,
वो यहाँ पे क्या करता है, धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती हुई चली जाती है। जब बढ़ती हुई चली जाती है तो एक सबसे बड़ा कॉमन चीज आप सुने होंगे कि नाइट्रोजन बहुत ठंडी होती है। अगर नाइट्रोजन आपको देखने को ना मिले कि ठंडी होती है कि नहीं, तो यूरिया ले लेना और यूरिया को अपने हाथों पे रख लेना, और रखने के बाद फिर उसे थोड़ा सा पानी उसमें डालेंगे तो आपको ठंडक महसूस होगी। वो भी नहीं जानते हैं, अगर आप गांव में पशु रखे होंगे या फिर जहां पे गर्भाधान केंद्र होंगे, जहां पे की सीमेंट चढ़ाई जाती होगी, जिसमें सीमेंट रखते हैं हम, वहां पर नाइट्रोजन ही होता है। वो देख सकते हैं वो कितना ठंडा होता है। उस प्रकार से इसका भी फॉर्मेशन हुआ। फिर सेकेंड स्टेप में क्या हुआ कि आपका हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आपस में संयुक्त होकर जल बनाए। तीसरा क्या हुआ, तीसरा यह हुआ कि आप जानते हैं कि अल्ट्रावायलेट किरणों की उपस्थिति में ओजोन का निर्माण होता है, यानी कि O2+O का निर्माण किसमें होता है, अल्ट्रावायलेट किरणों में होता है, जिसको हम O3 कहते हैं। एक लेयर बन जाता है O3 का। किसका बनता है, O3 का बनता है, जो अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकना प्रारंभ कर देती है और धीरे 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 यहाँ पे टेम्परेचर ये भी डाउन करती है और बारिश होना प्रारंभ कर देता है। हालांकि यह बारिश होना एआईओपेरियन के आधार पे है। बाद में यह भी रिसर्च हुआ कि जैसे डेंसिटी के ग्रेविटी के अनुसार अगर देखा जाए तो बहुत सारे ग्रहों में जहां पे पानी था, पृथ्वी ने उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, खींच लिया। ठीक है, खींच करके उसकी मात्रा बढ़ाई और यहाँ पे पानी की जो मात्रा रही वह लगभग क्रूमेल के अनुसार, अगर हम बात करें कि क्रूमेल के अनुसार जो है अगर बात किया जाए तो लगभग 70.8% जो है जल पृथ्वी पर पाई जाती है और 29.2% आपका स्थल पाया जाता है, जिसको हम लिथोस्फीयर, जिसको हम क्या कहते हैं, स्थल को लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर और क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। 70.8% है ये विशाल का जब संख्या बढ़ जाती है तब यहाँ पे जीवन का प्रारंभ होता है और यह सागर के किनारे ही बात कही जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में पहले जीव का निर्माण होता है, अफ्रीका महाद्वीप में। और दूसरी चीज क्या होती है कि वह एक पहला जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया के रूप में पहला जीव का निर्माण होता है। धीरे धीरे प्रोसेस चलता है। आप जानते हैं कि बहुत सारे जीवों का आना हुआ, जाना हुआ और उनके बीच का एक मध्यस्थ कड़ी रहती है जो कि एक दूसरे को इंटरचेंज करती है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि मछलियों में देखा जाए तो व्हेल मछली है मछली लेकिन स्तनधारी है। पक्षियों में इसी प्रकार से है। इसी प्रकार से प्लांट में अगर आप लोग सुने होंगे तो एक प्लांट और वनस्पतियों के अंतर्गत भी आती है और जंतुओं के अंतर्गत आती है। आपका युगलीना हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये ऐसे भी हैं जो कि क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे से बदलते रहते हैं कि जंतु भी हैं और वनस्पति भी हैं, दोनों करेक्टर के काम में आते हैं। तो इस प्रकार से इनका निर्माण होता है। अब जब यहाँ पे ये सारी चीजों का फॉर्मेशन हो गया, सब संतुलित हो गई। संतुलित होने का मतलब यह है कि जीवन आ गया। तो जीवन आ गया तो सीधे सीधे मतलब यह है कि नाइट्रोजन जो परसेंटेज हम देखते हैं 78% हो गया, ऑक्सीजन जो आप देखते हैं लगभग 21% हो गई, जैसे और आपका कार्बन डाइऑक्साइड आप देखते हैं 0.03% हो गई और अदर ऑर्गन्स जो है वो 0.001 तक हो गया। इस प्रकार से पूरा का पूरा जो है आपका तैयार हो जाता है इन्वायरमेंट। अब इस इन्वायरमेंट के तैयार होने के बाद फिर प्रारंभ होता है जीवन का, और जीवन प्रारंभ होता है तब यहां से शुरू होता है सॉइल का खेल। सॉइल यहां से प्रारंभ करते हैं। और सॉइल है क्या, सॉइल अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि जिसमें आत्मा बसी, जिसमें जीवन बसा हो वही मृदा है। जैसे कभी कभी आपके लिए क्वेश्चन एक बन जाता है और आप कंफ्यूज करते हैं जब आपको पढ़ाया जाता है बायोटिक और एबायोटिक। तो बायोटिक में कहा जाता है कि बायोटिक वह होते हैं जिसने कभी श्वसन किया हो, कर रहा हो या करेगा, उसे हम बायोटिक कहेंगे। जिसके लिए कहा जाता है कि जिसने कभी श्वसन नहीं किया हो, न कर रहा हो, न करेगा, ये बायोटिक हो जाता है। अगर इन दोनों कंडीशन को हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि पृथ्वी या अर्थ या सॉइल आपकी जो है ये लिविंग बॉडी नहीं है। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा लिविंग पार्ट है, कौन सी लिविंग बॉडी है, तो हम वहां पे पृथ्वी या मृदा को लिविंग बॉडी कहते हैं। और ये सच है कि लिविंग बॉडी वही उसे इसलिए कहा जाता है कि निर्जीव में कभी भी जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं है। तो अगर कहीं पे जीवन की उत्पत्ति हो रही है, ग्रोथ हो रहा है, तो निश्चित रूप से वहां पे आप देखेंगे कि उसे हम कह सकते हैं
कि यहाँ पे ये जीवित है और जीवन इसमें है, और जब जीवन है तो आत्मा है और वही आपका मृदा है। अब यह होती कितनी है इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। देखिए आपकी जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी की अगर हम बात करें तो ये पृथ्वी जो बनी है वो दो चीजों से अगर हम बात करते हैं तो अगर अलग अलग डिवाइड करते हैं, अगर हम फिजिकली रूप से अगर हम बात करें तो हम कहते हैं ये रॉक्स से बनी है, ठीक है। अगर हम केमिकली रूप से बात करें तो हम कहते हैं कि ये मिनरल से बनी हुई है। किससे बनी है? मिनरल से बनी हुई है। मिनरल्स में भी दो पार्ट में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। एक होता है आपका क्या? प्राइमरी, ठीक है। एक कितना है भाई? प्राइमरी है, और एक कौन सा है? आपकी सेकेंडरी है। इसे अगर हम देखें तो मिट्टी का निर्माण इन्हीं पदार्थों से मिलकर के बनी हुई है। अब वह अगर बात करते हैं तो हमारी पृथ्वी हो गई, इस पृथ्वी से इसका जो है फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे ऐसी क्रियाएं बनती रहती है। अगर हम देखते हैं कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो मृदा का निर्माण प्राकृतिक दशाओं शक्तियों से टूटा, इसकी ऊपरी सतह, हमेशा याद रखना इसकी क्या है? ऊपरी सतह। जो ऊपरी सतह है वह टूटी हो, निचला कभी नहीं हो सकता है। अगर आपको जानकारी होगा तो आपको पता होगा कि ये तीन भागों में, पृथ्वी तीन भागों में डिवाइड होती है। एक होता है आपका अपर लेयर होता है जिसको हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं, और ये अर्थ क्रस्ट लगभग आप जानते हैं 5 से लेकर के 95 किलोमीटर की मोटी एक लेयर होती है। 5 किलोमीटर से लेकर के 95 किलोमीटर की एक मोटी लेयर होती है। इसी लेयर, इसी अर्थ क्रस्ट के ऊपर की जो लेयर होगी वही मृदा कहलाती है। और वो कब होगी? वो कंडीशन है, वह कंडीशन यह है कि उसमें 75% प्राइमरी मिनरल्स हो और 25% आपकी सेकेंडरी मिनरल्स हो, तभी ये मृदा कहलाई जा सकती है। अब अन्यथा अगर हम इसको सिर्फ प्राइमरी मिनरल्स के अंतर्गत रखेंगे तो हम मृदा नहीं कह सकते हैं, उसको हम फिर से अर्थ ही कहेंगे या रॉक्स ही कहेंगे। अब यहां पे बात करते हैं कि इसकी ऊपरी सतह पे है क्या। तो इसके ऊपरी सतह पर यहां पे जो मिट्टी बनी हुई है, यहां पे जो टूट करके यही आपके मिनरल्स आपस में टूट जाते हैं, और अगर मिनरल्स के आधार पे नहीं समझ सकते हैं तो रॉक्स के आधार पर अगर आप समझते हैं तो यहां पे हम कह सकते हैं फिजिकली कंडीशन के आधार पर अगर हम बात करें तो इसे हम कह सकते हैं सैंड, सिल्ट और क्ले। किस पे? सैंड, सिल्क और क्ले के रूप में जो टूटा हुआ पार्ट, ऊपरी परत, हमेशा याद रखना पृथ्वी के ऊपरी सतह पर, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर 6 इंच, कितना? 6 इंच या 15 सेंटीमीटर की एक मोटी लेयर, एक मोटी आवरण के रूप में जो अर्थ को या पृथ्वी को घेरे हुए हैं, वो क्या है? आपके मृदा है, या क्या है? वो सॉयल होते हैं। क्या होते हैं भाई? सॉयल होते हैं। अब यह सॉयल किस किस पर्पज से हमारे लिए बेहतर होती है? तो इसमें क्या है कि यह सॉयल क्या करती है? हमें क्या क्या देगी भाई? हमको देती है भोजन, हमको देती है पानी, हमें देती है सपोर्ट। ये किसकी मैं बात कर रहा हूं? हमें मीन्स प्लांट, पौधा। हमें मीन्स हम तो है ही, हम तो अगर फूड चेन के आधार पे देखा जाए तो हम लोग तो कंज्यूमर है, ठीक है। उत्पादकता के अंतर्गत आते हैं, हम खाने वाले के रूप में आते हैं, उपभोग करने के रूप में आते हैं। हम उत्पादक नहीं हैं, प्रोडक्ट नहीं देते हैं। कौन देता है? प्लांट देता है। तो किसको जरूरत पड़ेगी सॉइल की? सबसे ज्यादा आपके प्लांट की जरूरत पड़ेगी। प्लांट किस प्रकार से होते हैं इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि ये प्लांट यहाँ पे किस प्रकार से पाए जाते हैं या रहते हैं। अब जैसे यही पृथ्वी है, ये सॉइल हो गया, सॉइल का ये भाग है, इसे हम कहते हैं सॉइल हो गया। अब इसी सॉइल में क्या करेंगे कि हम जो है प्लांट को जब लगाते हैं या किसी भी प्लांट को जब रखते हैं, तो प्लांट को रखने के लिए हम देखते क्या हैं कि प्लांट में रूट इस प्रकार से लगी रहती हैं और तने और लीफ ऊपर की तरफ आपकी लगी होती है। अब ये क्या क्या दे रही है इनको मैं बता रहा हूं। एक चीज याद रखना कि जैसे हम किसी सीड को देते हैं, आपको डॉक्टर कन्हैया सर जो है सीड के विषय में बताए होंगे, जर्मिनेशन के विषय में बताए होंगे, बेहतर तरीके से बताए होंगे। आप ये भली भांति जानते हैं।
कि सीड को जर्मिनेट होने के लिए किसी मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसके बढ़ने के लिए, उसके ग्रोथ के लिए मिट्टी की सख्त जरूरत पड़ती है। जब आप किसी भी इस प्रकार से, अभी बहुत सारे प्रश्न आपके मन में आएंगे कि सर बगैर मृदा का तब भी मैं वो जो प्लांट उगा सकता हूं, लेकिन इतना याद रखना कि जब आप बिना सॉइल का जो है प्लांट उगाते हैं तो वो खड़े नहीं रह सकते हैं, उनके अंदर जो स्टेम की कंडीशन रहेगी वो बेहतर नहीं होगी, कभी नहीं रह सकती है, क्योंकि उसके लिए सपोर्ट चाहिए। अब यहां आप क्या करते हैं, सीड जर्मिनेट करता है, तो जब जर्मिनेट करता है उस वक्त वह सीड अपना रूट, स्टेम और लीफ ये सभी इसी सीड से एनर्जी लेकर के ग्रोथ कराता है। पहली दफा जब ये रूट सॉइल से टच करती है, संपर्क में आती है, तब यहां से क्या लेती है, H2O, और यहां से क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बना लेती है भाई, अगर आप पढ़े होंगे ये छोटा सा बहुत सिंपल आपका रिएक्शन रहा होगा, जिसे हम C6H12O6 + 6O2 कहते हैं। सबसे पहले एनर्जी बनती है यहां पे किसके माध्यम से, आपके जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। अब यहां पे क्या हुआ, अब देखिए ये तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, जैसे हमारी शरीर अगर तगड़ी है या तगड़ा आप बनाना चाहेंगे तो आप प्रोटीन, जैसे कोई पहलवान होता है, जब पहलवान को आप जब कुश्ती में लाते हो, उस पर वर्क करते हो, तो उसे ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन दिलाया जाता है। जैसे आप जिम में जाते हो तो जिम के लिए जो ट्रेनर होता है जिम का, वो कहता है भैया आप जो है ये प्रोटीन खाइए, ये प्रोटीन खाइए। वो प्रोटीन क्या करता है कि आपका मेटाबॉलिक कंडीशन को ग्रोथ कराता है, और जो प्रोडक्ट होता है ट्रेनर बताता है, और साथ में जो अपूर्तियां होती है प्रोटीन की, जो एक्सेस मात्रा में जरूरत होती है शरीर की ग्रोथ के लिए, वो वहां पे दे देता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जरूरत पड़ेगी किसकी, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटास की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, सल्फर की, जिंक की, आयरन की। ये सभी जो है आपके कहां पे मिलते हैं, इसी मृदा में मिलते हैं, इसी सॉइल में मिलते हैं। जब इस सॉइल में इनका निर्माण होता है, ये यहां से प्राप्त करते हैं। प्राप्त करने के बाद इसीलिए कहा जाता है कि मृदा क्या है, मृदा में जीवन संभव इसलिए है क्योंकि यहां से इन्हें भोजन मिलता है। क्या मिलता है भाई, भोजन मिलता है, और क्या मिलता है, सपोर्ट, सहारा मिलता है। कौन सा सहारा होता है, मैकेनिकल सपोर्ट, यानी यांत्रिक सहारा भी यहाँ पे प्राप्त होता है। इसके साथ साथ क्या होते हैं, इसके साथ साथ आप देखेंगे भोजन और सहारे के साथ साथ इनका जो है हवा का भी जो है, हवा और पानी, ये दोनों भी बेहतर तरीके से यहां से हमें मिट्टी ही देती है। क्या देती है, हवा भी और आपका पानी भी, यानी जल, ये भी कौन देता है, हमारी मिट्टी ही देती है, हमारा सॉइल ही देता है। तो मिट्टी या सॉइल जो है इस प्रकार से हमारे जीवन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें दे जाती है। यही एक कारण है कि मार्बुट ने बताया है, एनसीईआरटी ऑफ मार्बुट का एक डिफिनीशन है कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। प्राकृतिक पिंड क्यों है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब कई मिलियन, अगर हम बात की बात करें, पहले की बात करें, तो हम बताते हैं कि वहां पे जाने के बाद बिग बैंग थ्योरी हुई। किसी व्यक्ति विशेष ने ऐसी चीजें नहीं की होगी कि वहां जाकर के मार दिया हुआ गोलक फूट गई होगी, स्वयं से फूटी है, प्राकृतिक दबावों से फूटी है। और इसका निर्माण भी, पृथ्वी का निर्माण भी जो है प्राकृतिक रूप से हुई है, किसी की देन नहीं है। इसलिए वहां पे शब्द दिया जाता है कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, प्राकृतिक दशाओं से बनाई गई है, प्राकृतिक रूप से बनी हुई है, इसलिए मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। उसके आगे क्या बोलते हैं, चट्टानों और खनिजों के टूटने की बात हो रही है, वेदरिंग की बात हो रही है। यानी कि जो आपके रॉक्स हैं, मैंने अभी बताया था कि पृथ्वी पे दो चीजों को आप करते हो, एक शब्द देते हो रॉक्स का, एक देते हो मिनरल्स का। यानी कि इसे हम कहते हैं चट्टान और इसे क्या कहते हैं, खनिज। खनिजों के टूटने पर, चट्टान और खनिजों के टूटने एवं कार्बनिक पदार्थों के, कार्बनिक पदार्थ कौन है, कार्बनिक पदार्थ
इस पृथ्वी पे जितने भी लिविंग बॉडी हैं, जीवित जीव हैं, ये सभी आपके कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ये सभी कार्बनिक पदार्थ क्या करते हैं, यह भी टूटता है। जब यह कार्बनिक पदार्थ टूटता है तो इनके टूटने से, खनिज चट्टानों के टूटने और कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने के उपरांत परिवर्तनशील प्रोफाइलों का निर्माण होता है। परिवर्तनशील प्रोफाइल क्या है भाई, जैसे प्रोफाइल क्या होती है, ये वर्टिकल सेक्शन, सरफेस एरिया इज डेप्थ कितने, मैंने क्या बताया था, लगभग 6 इंच या 15 सेंटीमीटर की गहराई के नीचे अगर जब आप जाते हैं तो वहां पे जो वर्टिकल सेक्शन बनती है, यानी कि जो सीधे सीधे खड़े रहे, ऐसे जिस प्रकार से मैं खुद खड़ा हूं, ये क्या है, वर्टिकल सेक्शन है। इस वर्टिकल सेक्शन में आप जब जाते हैं तो ये क्या करती है, यह वर्टिकल सेक्शन में विभिन्न प्रकार के अलग अलग होरिजन्स या सनस्तर का निर्माण होता है। होरिजन्स अगर मैं बताऊं, अगर मैं अपनी ही शरीर का जिक्र कर लूं तो आप अपने भी शरीर का जिक्र कर सकते हैं, किसी के शरीर का जिक्र कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि एक भाग में पैर है, दूसरे भाग में आपका यह पेट है, तीसरे भाग में आपका ये पूरा सीना और भुजाएं हैं, चौथे भाग में आपका क्या है, ये सर है, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पे प्रोफाइलों की बात कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग सनस्तर बनते हैं। क्या बनते हैं, अलग अलग सनस्तर बनते हैं, जिसको कहा जाता है ए बी सी, और फिर लास्ट में क्या होता है, आर, जिसको हम बेडरॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से होरिजन्स में परिवर्तनशील प्रोफाइलों में विभक्त होते हैं। और क्या होता है, जहां पर हवा, पानी और भोजन की समुचित व्यवस्था होती है एवं यांत्रिक सहारा यानी मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है, उसे हम मृदा कहते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट की बात अगर हम करें तो हमें एक बात याद आती है। मैकेनिकल सपोर्ट अगर आपको समझ में आए कि यार ये यांत्रिक सहारा क्या शब्द बोल रहे हैं, मैकेनिकल सपोर्ट की बात क्या कर रहे हैं, इसमें कौन सा सपोर्ट लगेगा, तो सपोर्ट वही है, आप अपने हथेली को ऐसे ले लेना और एक पेन या कोई भी वस्तु पतली रहे, इसको यहां पे रखना ऐसे। अगर आप देखेंगे तो ये ठहरेगा नहीं, यहाँ पे ये गिर जाएगा। गिर रहा है, इस पर कोई सपोर्ट है, कोई सपोर्ट नहीं है। और लेकिन अगर उसे हल्का सा किसी का दबाव मिल जाए तो हवा छोड़ दीजिए, अपने आप से गिरना छोड़ दीजिए। अगर उस पे हम पंच भी करें, हवाएं खूब चलें, फिर भी ये क्या होता है, टूटता नहीं है, गिरता नहीं है। ऐसे ही सपोर्ट की बात कही जा रही है कि यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट का आधार बनता है। और जब यह मैकेनिकल सपोर्ट बनती है तो वो स्तंभ की तरह क्या होती है, खड़ी रहती है प्लांट। और जब प्लांट खड़ी रहेगी तो उसमें फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सारी चीजें जो एक जीवन के लिए आप देखते हैं, वह सारी चीजें आपकी कंप्लीट होती है। तो ये रहा आपका पूरा उसका परिचय और डिफिनीशन के साथ परिचय कि यह किस प्रकार से बनता है। अब इस पे कुछ प्रश्न बनते हैं। अब जो प्रश्न बनते हैं वह प्रश्न क्या है, वह प्रश्न है कि एक छोटी सी बात अगर कही जाएगी तो बताई जाती है कि फादर ऑफ सॉइल साइंस कौन है। तो फादर ऑफ जो सॉइल साइंस हैं वह आपके विसिल वी डाकुच्यू हैं, और उन्हें फादर ऑफ सॉइल साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पेडोलॉजी का कंसेप्ट दिया है। पेडोलॉजी क्या है, पेडोलॉजी वह है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक पिंड के रूप में जाना जाता है। प्राकृतिक पिंड के रूप में जो है, जो प्राकृतिक पिंड है जो स्वतंत्र रूप से जानेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, आपके पेडोलॉजी। और जो पेडोलॉजी है, पेडोलॉजी का कंसेप्ट विसिल वी डाकुच्यू ने दिया था, इसलिए उन्हें फादर ऑफ सॉइल साइंस के नाम से जाना जाता है। ओके, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम फिर से मिलते हैं एग्री जीबीबी क्लासेस में। तब तक के लिए नमस्कार।